उस हिसाब से नहीं था, ठीक है। राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो राइट्स कौन कौन से हुए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेयर एस्टेब्लिश एज ए नेचुरल एंड inalienable rights, ठीक है, that is belongs to each man, each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect its citizen natural right. मतलब ये था कि राजा के पास जो भी, मतलब पहले जो सिस्टम नहीं थे, मतलब सॉरी लोगों के पास, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ राइट्स दिए गए। वो राइट्स ये थे जो हमने अभी बताया कि जैसे उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बताया गया। और ये कहा गया कि ये नेचुरल होगा और बाय बर्थ होगा, जिसको किसी भी सूरत में किसी आदमी से लिया नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट, जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसके नेचुरल राइट्स को वो क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। ये था वोटिंग राइट। तो इसका एक बार समरी देख लेते हैं कि वोटिंग पहले कैसे सिस्टम था कि जो लोग 25 साल से ऊपर होंगे या एटलीस्ट 25 के होंगे वही वोट कर सकते हैं। और वोटिंग करने में एक सूरत में एक और नियम था जो ये था कि only men above 25 years age who paid taxes equal to at least 3 days of his labor wages were given to the status of active citizen। यानी जो वोटिंग करते थे उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, और जो वोटिंग नहीं करते थे उनको पैसिव सिटीजन किया जाता था, पैसिव सिटीजन कहा जाता था। तो एक्टिव सिटीजन होने के लिए कम से कम आपको 3 दिन की आपकी मजदूरी जो आप कमाते हैं पर डे के हिसाब से, वो कम से कम पे करने होते थे सरकार को, तब आप एक्टिव सिटीजन के टैग को हासिल कर सकते थे, ठीक है। और अगर आप नेशनल असेंबली या इलेक्टर्स बनना चाहते थे तो उसके लिए आपको हाईएस्ट टैक्सेस पेयर होना चाहिए था। आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स पे करते हैं तब जाके आप मतलब इलेक्टर्स बन सकते हैं या नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ये था वोटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ ए मैन एंड वुमेन। अब ये क्या मतलब था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है। तो हम कुछ पढ़ के आपको समझा देते हैं क्या था। मैन वेयर बॉर्न एंड रिमेन फ्री फ्रॉम इक्वल इन राइट्स, लोगों के पास जन्म से अधिकार होंगे, ठीक है। रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, सबके अधिकार समान होंगे और वो स्वतंत्र होंगे। दूसरा क्या था, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द रिप्रेजेंटेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल, ठीक है, राइट्स ऑफ ए मैन। दीज आर प्रॉपर्टी, लिबर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिडेंस टू ऑपरेशन, ठीक है। अब ये क्या मतलब था, कहता है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स ऑफ ए मैन। यानी जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनका काम क्या था कि वो अगर आते हैं सत्ता में तो वो सबसे पहले लोगों के जो नेचुरल अधिकार हैं उसको कभी हटाएंगे नहीं या नहीं हटाया जा सकता। उनकी ये काम होगी कि लोगों की प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, लिबर्टी, आज़ादी, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो अधिकार है किसी भी चीज़ को, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की, उसको बरकरार रखेंगे। इसको किसी भी सूरत में हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बनाया गया। मैन आपकी किताब में भी दिया हुआ है, बुक्स में भी दिया हुआ है कि राइट्स ऑफ सिटीजन, मैन एंड वुमेन सिटीजन, जो बुक्स में दिए हुए हैं अलग अलग, मतलब पेज बाय पेज दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी कंसिस्टेड ऑफ पावर टू द वट एवर नॉट इंजूरियस टू द अदर्स, मतलब लिबर्टी का ये मतलब था कि वो लोग जो आज़ादी से रहना चाहते हैं, वेयर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, मतलब दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं या किसी भी तरीके से उनको अप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये भी था। तो बहुत सारे मतलब लॉ बनाए गए, सिटीजन्स राइट बनाए गए वुमेन्स और मेंस को लेके। उसमें से आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और था कि
नो मैन be accused, arrested or detained except in cases of determined by the law। ये भी पहले जो ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर इट, सारे लोग समान थे, तो एक चीज़ और भी कहा गया था कि किसी भी आदमी को एक्यूज नहीं बनाया सकता बिना किसी कारण के, अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता। जैसे पहले राजा क्या करता था, किसी को पकड़ के अंदर कर देता था, घंटों घंटों डिटेन करते थे, वो रोक के रखते थे उनको, उनके साथ ह्यूमिलिएशन होता था, टॉर्चर वो नहीं कर सकते थे। हाँ, किसी को पकड़ा जा सकता था एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ, अगर वो कानून जो बनाया गया उसको तोड़ता है, वो उस सिचुएशन में उसको पकड़ा जा सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ। ये कहा गया कि कोई भी आज़ादी, कोई सबको आज़ादी दी जाती है कि कोई भी भाषा बोल सकता है, मतलब बोलने के लिए बोल सकता है। राइट एंड प्रिंट फ्रीली, मतलब लिख सकता है और आज़ादी से उसको छाप भी सकता है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिबर्टी जो है उसको आपको एब्यूज़ नहीं करना है, उसको गाली नहीं देना है, डिटरमाइंड जो लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है। अब पॉलिटिकल सिंबल तो बहुत सारे बनाए गए। ठीक है। जब मतलब राइट ऑफ सिटीजन मेन एंड वुमेन हो गया तो उसमें बहुत सारे सिंबल बनाए गए। ठीक है। ये सिंबल अलग अलग चीज़ों की निशानी थी, तो मैं सिंबल को एक बार बता देता हूँ कि आपकी बुक्स में वो सिंबल किस मात्रा में दी हुई हैं, कैसे कैसे दी हुई, उसका क्या मतलब है। पहला सिंबल है ब्रोकन चेन। ठीक है। एक्ट बिकम फ्री, मतलब इसका मतलब था कि अब आप आज़ाद हैं। बंडल्स ऑफ रॉड्स, इसका मतलब था बुक में दिया हुआ, आप जाके मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है एक दो टॉपिक के बाद वो आ जाता है। तो बंडल्स ऑफ रॉड्स का मतलब था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब एकता में ही बल है। फिर था आइज विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट्स, मतलब आँख से जो प्रकाश इमिट की जा रही है, तो इसका मतलब था रेज ऑफ सन ड्राइव अवे क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जो पहले जो सिस्टम था अंधकार वाला, जो फ्यूडल सिस्टम था, अब वो मतलब फ्री है, मतलब क्या कहें उसको कि रेज ऑफ सन्स डिवाइन अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जो पहले के अनुसार जो अंधकार था उसको अब राइट्स के अनुसार जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश नई किरण के माध्यम से बताया गया है कि जो अंधकार है उसको दूर किया जा रहा है। ठीक है। एक और है कि ब्लू वाइट रेड्स, ये क्या मतलब था, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस था। ठीक है। रेड पायरिजन कैप, ये मतलब था कैप वॉर्न बाय स्लेव्स ऑन बिकमिंग फ्री। जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, जो पहले गुलामी हम आपको बताए थे कि टॉपिक में ये भी आएगा स्लेवरी सिस्टम, तो गुलाम जो थे अब वो एक तरह का रेड कैप पहनते थे, जो निशानी थी उनके बिकमिंग फ्री होने की, यानी अब वो आज़ाद हैं। विंग्ड वुमेन पर्सिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब जो आपकी किताब में दिया होगा कि एक औरत बैठी हुई है जिसके पंख लगे हुए हैं, तो वो पर्सोनिफाइड किया गया, उसको एग्जिस्ट नहीं करती है। पर्सोनिफाइड इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया होगा क्या मतलब होता है उसका। पर्सोनिफाइड किसी भी वस्तु को ऐसा समझना कि वो जीवित है, तो उसको लॉ की देवी बनाया गया है, मतलब उसको रखा गया है। एक है लॉ टेबल, लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये इसका क्या मतलब है कि समान कानून सबके लिए समान अधिकार देता है और सभी भी कानून के दायरे के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि टर्निंग ऑफ रिपब्लिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट्स मिल गए, सिटीजन राइट डिक्लेयर कर दिए गए। ठीक है। आपने ये देख लिया वोटिंग कौन कौन कर सकते थे। अब यहाँ आता है टर्निंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब था, रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक। तो लुईस 16 जो है साइन सीक्रेट नेगोशिएशन विद द पर्शिया। अब यहाँ जो है राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था वो क्या कर रहा था कि सीक्रेट नेगोशिएशन में था, यानी वो उन देशों से गुप्तचर बातें कर रहा था जो ऑल उसके मतलब उसके जितने भी नेबरिंग कंट्री थे वो सभी के सभी बेसिकली उस समय में मोनार्की सिस्टम चलाते थे। तो फ्रांस जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो वो सभी देश सत्य में आ गए थे कि हो सकता है कि यहाँ भी क्रांति छिड़ जाए, इस वजह से वो डरे हुए थे। और लुईस 16
ये सीक्रेट नेगोशिएशन में थे उनके साथ कि हम जो है ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है, कि आप हमारी मदद कीजिए, अपने सैनिक भेजिए हमारे यहाँ और दोबारा से मोनार्की को रीएस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन क्या हुआ, बट 1792 में नेशनल एसिम रेज्ड वॉर अगेंस्ट पर्सिया, ऑस्ट्रिया एंड मेनी। हाँ, ये दो देश थे जो सीक्रेट नेगोशिएशन में थे राजा के साथ, तो उनके साथ नेशनल असेंबली को भनक पड़ गई कि राजा अपने सीक्रेट नेगोशिएशन में उन्होंने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसी समय क्या हुआ था कि लोग मार्शलीज एक सॉन्ग है, ठीक है, मार्शलीज एक सॉन्ग है जो गाना गाते हुए इस जंग में भाग लेने के लिए जो वॉर डिक्लेयर किया गया था पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, वो गए, जिसको कंपोज किया था एक पोइट थे, उनका नाम था रोजेट डी एल इसले। उनका पूरा नाम था रोजेट डी एल इसले, ये उनका पूरा नाम था, जिन्होंने ये बाद में जो मार्शलीज सॉन्ग है वो नेशनल सॉन्ग बन जाता है। तो ये गाना गाते हुए जितने भी यूथ थे वो जंग में भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। कहता है इट वॉज संग बाय द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्शलीज एज दे मार्च इनटू द पेरिस, ठीक है, एंड सो गॉट इट्स नेम। मार्शलीज एक जगह का नाम है पर्सिया, मतलब फ्रांस में। वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे वो ये गाना गाते हुए आ रहे थे, वहीं से इसका नाम पड़ा मार्शलीज। और बाद में ये लेटर जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो ये मार्शल्स जो है वो नेशनल एंथम बना गया फ्रांस को। अब इसमें क्या हुआ कि जब लड़ाई होती है तो फ्रांस और पर्सिया और ऑस्ट्रिया हार जाता है, और राजा को कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में, अपने ही देश में षड्यंत्र करने के चार्ज में उसको क्या मतलब जुर्म करार दिया जाता है, और राजा को क्या किया जाता है, फांसी दिया जाता है। तो उस समय जो एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब्स, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो वो गद्दी पे बैठता है, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब्स का जो नेता था, ठीक है। उस समय तो बहुत सारे क्लब्स बनाए गए थे उसमें से, लेकिन मेजर था जैकोबिन क्लब्स। ये उसमें जो मेंबर्स थे, जैकोबिन्स के मेंबर्स थे, स्मॉल शॉपकीपर थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, पेंटर्स थे, ठीक है, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेज वर्कर विद द लीडर। अब इसमें ये सारे लोग इसके मेंबर्स थे, और मैक्सिमिलियन जो था रॉबिस्पेयर, ये इसका लीडर था, ठीक है। उसने क्या किया कि इसी समय में राजा को मतलब उस कॉन्स्पिरेसी के मतलब चार्ज में उन्होंने क्या किया कि मर्डर कर दिया, मतलब मर्डर क्या, गिलोटिन चढ़वा दिया सरेआम। और उसके बाद ये बन बैठा वहाँ का, मतलब डिक्टेटर नहीं कर सकते हैं, रिपब्लिकन डिक्टेटर कर सकते हैं, ये बन बैठा वहाँ का। उसने क्या किया कि जैसे ही गद्दी पे बैठा वो अपना टेरर कायम कर दिया, डर लोगों के खिलाफ कायम कर दिया। इसने क्या किया था, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि लुइस 16 को मारने के बाद जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसने अपना वो दौर चलाया रीजन ऑफ टेरर, जो बड़ा ही भयावह था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसके खिलाफ जो भी कोई बातें होती थी, जो इसके पार्टी के मेंबर्स थे, इवन उनको भी ये नहीं बख्शता था, यानी जो लोग भी इसके खिलाफ होते थे उन सभी को ये गिलोटिन चढ़वा दिया जाता था। उसमें से उस टाइम में एक गिलोटिन बनाया गया था, एक तरह का हथियार था जो सर रख के ऊपर से ऐसे करके मतलब मार दिया जाता था उन सभी को। तो इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी इसी काल में इसके रीजन में हुआ, और ये भी उसी से असैसिनेट किया गया, ठीक है, इसी से ये भी असैसिनेट किया गया। तो एक चीज़ था कि 21 जनवरी 1793 को, ठीक है, ये गद्दी पे बैठ जाता है। उस समय एक्सिक्यूटेड किया गया पब्लिकली एज प्लेस ऑफ डील कॉनकॉर्ड, ये जगह का नाम है जहाँ राजा रानी को मारा गया, यानी लुइस 16 और मेरिया एंटीनेटो को मार दिया गया, ठीक है। अब राजा जब बैठता है गद्दी पे 21 जनवरी 1793 को,
21 जनवरी 1793 ईस्वी को ये गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, गद्दी पे बैठते ही इसका शासन जो चलता है 1793 से 1794 के बीच में चलता है। और ये गद्दी पे काबिज होते ही कहता है इसके कंट्रोल में सारे लोग आ जाते हैं। तो इसने क्या किया, सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल द मेंबर ऑल इनेमीज ऑफ रिपब्लिक्स, ठीक है, एज फॉर नोबल एंड क्लर्जी वेयर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड, ठीक है, ट्राइड इफ फाउंड गिल्टी वेयर बुलेटिन। अब मतलब क्या है कि जितने भी रिपब्लिकन नेता थे वो सारे इसके दुश्मन थे, मतलब ये मानता था उन सभी को दुश्मन, क्योंकि राजा जो था वो सीक्रेट नेगोशिएशन में था, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा हुआ था। उसके हिसाब से इसने पूरा जितने भी राजा के जितने भी नोबेल और क्लर्जी ग्रुप थे उन सबको उन्होंने दोषी मान लिया और सबको अरेस्ट करके प्रिजन बनवा दिया। और बाद में अगर वो गिल्टी पाए जाते थे, मतलब थोड़ा बहुत लोग उसमें से बचे थे, मैक्सिमम लोग को ये मार ही दिया था। एक मतलब गुलेटिन का जो इन्वेंशनर हुआ, कहता है गुलेटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद द ए ब्लेड विच द पर्सन इज बिहेडेड, सरकलम किया जाता था। नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, गुलेटिन जो थे इसके इन्वेंटेड करने वाले थे और उसी उन्हीं के नाम से ये जो हथियार था उसका नाम दिया गया। इसके रीजन में क्या क्या हुआ कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिए गए। ठीक है, मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन, मतलब इनके जो दाम थे उसमें थोड़ी बहुत कमी आई थी लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था। एक्सपेंस वाइट वीट फॉरबिडन, वाइट वीट जो था यानी खाने पीने की जो वस्तुएं थी उसको एक्सपेंस किया गया, बढ़ाया चढ़ाया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉपिक वाइज जब आएगा तो उसमें हम बताए थे, जैसे कि बताएंगे ऑल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन इक्वलिटी ऑफ ब्रेड, यानी एक तरह का समान रोटी सब कोई खाएंगे वो वगैरह था। ये उसका चेंजेस किया हुआ कुछ चीज़ है। ए लेप ऑफ मेड होल व्हीट रादर देन द ट्रेडिशनल, अब पूरा का पूरा लोग एक ही तरह का मतलब सामान खाएगा, जो उसने रेशनलाइज किया था चीज़ों को। पहले लोगों को अलग अलग नाम से जाने जाते थे, मॉन्सियर कहा जाता था, अब उसने सर कर दिया। मैडम यानी मदाम कहा गया। ऑल फ्रेंड मेन एंड वोमेन वेयर सिटोयन एंड सिटियन, ये नाम दिया उसने। फ्रेंच के जितने भी मैन थे उसको सिटोयन और जो महिलाएं थी उसको सिटुयन नाम दिया गया। ये उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन मतलब चेंजेस था। चर्चेज वेयर शट एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक, मतलब वो जितने भी चर्च थे उसको बंद कर दिया गया, बंद करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बैरक्स में, ऑफिसेज में। ठीक है, इवन ही सपोर्टर डिमांड मॉडर्नाइजेशन, ही वाज सेंट टू द कोर्ट इन 1780 एंड गुलेटिन, मतलब उसके जो खुद के सपोर्टर थे मैक्सिमिलियन के वो उसके खिलाफ हो गए। 1794 में उसको भी कोर्ट भेजा गया जहां वो उसको सज़ा मिली, गुलेटिन चढ़ाया गया। यानी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो इसका एक बार समरी देख लेते हैं रॉबेस्पियर का। रॉबेस्पियर जो है 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गद्दी पे बैठता है। गद्दी पे बैठने के बाद इसने जितने भी नोबेल्स और क्लर्जी ग्रुप के लोग थे सबको इनेमी ही मानता था। बेसिकली सभी को उसने जेल में डाल दिया कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में, और थोड़े लोग बचे हुए थे, बाकी लोग सबके लोग तो वो दोषी करार दिया गया। बुलेटिन बनाया गया था एक तरह का हथियार जिस पे बिहेडेड किया जाता, सरकलम किया जाता था। राजा ने उन सभी कैदियों को उसी तरीके से मारा। ठीक है, मैक्सिमम मतलब प्राइसेस जो थे उसके भी पीरियड में बहुत हाई हो गए थे। इसने कुछ काम किया, रेशनलाइज किया ब्रेड्स और मीट एंड ब्रेड को, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। लोगों के नाम चेंज किए, मतलब सर और मैडम जिसको कहा जाता था अब उसको सिटोयन और सिटियन कहा जाने लगा, सिटोयन ये कहा जाने लगा। तो इसने कुछ चेंजेस किए थे, चर्चेज को सारे बंद करवा के उसको ऑफिसेज और बैरिक्स में यानी उसकी छावनी बनवा दी थी। ठीक है, बाद में उसको भी क्या किया गया, बुलेटिन चढ़ा दिया गया। तो आज इतना ही, और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, वुमेंस एंड एंट्री, वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा है ये हमने देखा, और हमने बताया भी है कि हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी और रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ेंगे और चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो
आज के लिए इतना। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पे रहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जो है आपको इसका PDF जो है हम आपको भेज देते हैं। ये आप अपने पेन ड्राइव में उसको कॉपी कर सकते हैं। पूरा बना हुआ है इसका, नोट्स बना हुआ है और उसको आप पढ़ सकते हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा, ग्रुप्स बनाया जा रहा है, उस ग्रुप्स में आप सभी लोग ऐड होंगे और वहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए आज घर से, तो उसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।